हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट एग्ज़ाम में। हम बात करेंगे जो एसएससी का जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसको लेकर के लगभग काफ़ी फॉर्म पड़ा है। 55 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा है यहाँ पर। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जीके और जीएस की लाइव क्लास का प्लान किया है। ये आपको पर डे आपको लाइव क्लास के माध्यम से मिलेगा। आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी यहाँ पे। तो एसएससी एमटीएस की ये क्लास होगी, सिर्फ जीके जीएस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बता दें फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी की भी आपको क्लास देखने को मिलेगी। इसके जस्ट बाद आपको यूपी ट्रिपल एस सी और फिर एक कंप्यूटर की क्लास भी देखने को मिलेगी। राइट, तो अब तो लगभग हर एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आने लगा है, तो कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। आज सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है। आज सिर्फ हिंदी में है, तो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आगे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से जुड़ा हुआ है। तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा बानावली, ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थित है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आईबीसी इसकी जो इस शब्द को कॉइन किया था वो किया था जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन जॉन मार्शल। इन्होंने आईबीसी इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका नामकरण किया था। ठीक है, ओके। तो ये सभ्यता जनरली सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तरी महाराष्ट्र तक फैली हुई है। ठीक है, और हड़प्पा की कुछ स्पेशल यानी कि स्पेशल कुछ साइटें थी मैं इम्पॉर्टेंट, इसमें हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, चंदमुदड़, लोथल, कालीबंगा, बानावली, धौलावीरा और रंगपुर, ये इम्पॉर्टेंट साइटें थी। ठीक है, अच्छा, कालीबंगा है ये चलिए देखते हैं कालीबंगन के बारे में। देखते हैं कालीबंगन की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। लोथल आपका ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और बानावली हरियाणा में आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। जीके का क्वेश्चन है, करंट है ना। तो यह है पुष्कर सिंह धामी। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको अभी रिसेंटली में 23 मार्च 2022 को 11वें नंबर के, कौन से 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन जैसे कि बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी, और बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायामीन। थायामीन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो जो ड्राई बेरी बेरी होता है, इसमें क्या होता है कि मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। रतौंधी, विटामिन ए, ओके। जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसको रतौंधी के नाम से जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। राइट, ओके। और जिसमें पैथोलॉजिकल मायोपिया, ठीक है, और काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, आंखों में मोतियाबिंद की दिक्कत हो जाती है, तो ये दिक्कत हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। कौन सा? विटामिन डी, रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें एक्चुअल में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी आती है, इसमें हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, इस तरीके की दिक्कत आती है। चलिए, मार्च 2022 जो है, मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और किसके बीच एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है वरुण। इसका 20वां यानी कि 20वां संस्करण हुआ है वरुण का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हुआ है कहाँ हुआ है ये बताना है आपको, किसके साथ हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक करते रहिए अपने आंसर। ऑप्शन बी फ्रांस हो जाएगा। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, इससे होता क्या है कि आपके नॉलेज भी चेक हो जाती है कितना आप पानी में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रांस इज द राइट आंसर। ये कौन सा संस्करण था?
12th संस्करण था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भारत के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट अनुसूचियां हैं जो अभ्यास से बता देते हैं, जैसे कि धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच होता है। ठीक है, और एक होती है जिमैक्स, ये भी जापान के बीच ही होती है, इंडिया और जापान के बीच। जिमैक्स मतलब जापान और इंडिया। ठीक है, और यूएसए के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास, और एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है कोबरा। ये 3 एक्सरसाइज होती हैं हमारी यूएसए के बीच में। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच होती है अजय वारियर, अजय वारियर कोंकण। ठीक है, एक होती है इंद्रधनुष। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किससे संबंधित पौधों की प्रजातियों को पादप के उभयचर कहा जाता है। उभयचर, देखिए उभयचर जो होते हैं वो होते हैं बायोफाइटा, जो कि वाटर और प्लस ड्राई यानी कि लैंड एंड वाटर दोनों में ही रह लेते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग बायोफाइटा। ठीक है, उभयचर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, ये किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए सभी लोग। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर में यह झील स्थित है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ध्यान रखना है, मीठे पानी की झील है। अगर पूछे मणिपुर में कहाँ है, तो मणिपुर में एक जगह है इसकी मोइरंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है, मोइरंग में, राइट। ओके, मणिपुर की बात करें तो एक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए मणिपुर का अगर बात करें तो इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं योशांग महोत्सव। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, योशांग महोत्सव, योशांग महोत्सव ये कहाँ है, मणिपुर में मनाया जाता है। एक है गंग नगाई महोत्सव। इस तरीके से कुछ फेस्टिवल्स भी हैं जो आपको हमने बता दिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना आपको। पेयजल आपूर्ति की कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है। एक व्यंजक होता है जैसे कि डिसइंफेक्शन जैसे करने के लिए पानी के, किसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो एक आता है आपको बता दें क्लोरीन, जिसे बोलते हैं लिक्विड क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन। ठीक है, लिक्विड क्लोरीन Cl2 लिखते हैं क्लोरीन को हम लोग। ठीक है, चलिए तो लिक्विड क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्यों होता है, क्या क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो उसमें कुछ तो क्लोरीन अलग हो जाती है। जैसे व्यंजक चूर्ण होता है, व्यंजक चूर्ण का नाम सुना होगा आपने, व्यंजक चूर्ण, जिसमें कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होती है उसकी मात्रा कितनी होती है, ध्यान रखना है आपको, 35% मात्रा होती है क्लोरीन की ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, तो इसमें जो है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसका फार्मूला बहुत पूछते हैं, CaOCl2, CaOCl2 ये इसका फार्मूला था ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और खैर एक क्वेश्चन और पूछ देता है, क्लोरीन का उत्पादन होता है वो कैसे किया जाता है, तो वो एक प्रोसेस होता है डीकन प्रोसेस। ठीक है, डीकन प्रोसेस के द्वारा क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। क्लोरीन को एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, और क्लोरीन का यूज होता है, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है आपने, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CaCl3 बोलते हैं। ये जितनी चीज़ें बोल रहे हैं सारी पेपर में आती हैं बैक टू बैक, और ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, SSC के अंदर, UPSSC के अंदर। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला था CaCl3। इसका यूज़ किया जाता है, कह सकते हैं कि किसी को थोड़ी देर के लिए बेहोश करने के लिए, इस तरीके के लिए, किसी का ऑपरेशन है उसको निश्चेतक अवस्था में लाना है तो क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ PVC बनाने में भी किया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का प्लास्टिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका भी यूज़ किया जाता है। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का उत्सव है।
किस त्यौहार में एक दिन बाद मनाया जाता है? नुआखाई फेस्टिवल। पहली बात तो नुआखाई फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है? उड़ीसा में। क्यों मनाया जाता है? जब इनकी फसल कटाई होती है तब मनाया जाता है। ये किस त्यौहार के अगले दिन मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा अगर कहीं का फेमस फेस्टिवल है तो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध अगर फेस्टिवल है वो है गणेश चतुर्थी। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए ओके। तो कुछ देखिए, दशहरा, दिवाली, होली सब भारत के त्यौहार है, आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा गणेश चतुर्थी को सबसे ज़्यादा जो किसने बढ़ाया था, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। महाराष्ट्र में। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमारगुप्त ने। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कुमारगुप्त ने करी थी इसकी स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी, ध्यान रखना है। नालंदा है कहाँ? बिहार में। कभी कभी इतना क्वेश्चन भी पूछ लेते सिंपल, नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? बिहार के अंदर है। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज़ और पूछते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, उसको डैमेज किसने किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने जो है इसको 1193 में इसको जो है रुइन कर दिया था। 1193, ध्यान रखना बख्तियार खिलजी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना है आपको। घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आपको ये बताना है। घूमर बहुत ही सिंपल है, ये राजस्थान का है, हर कोई जानता है राजस्थान का ये एक नृत्य है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जब बिहार का देख लिए, बिहार का एक है झुमरी। ये बिहार का एक लोक नृत्य है, ध्यान रखना है। बात करें झारखंड की, झारखंड में एक क्वेश्चन पूछा था छऊ झारखंड का है। पैका बहुत पूछा था एसएससी के अंदर। पैका कहाँ है? आपका झारखंड का है। संथाल भी झारखंड का है। छऊ, पैका और संथाल भी झारखंड के। झुमरी बिहार का है। त्रिपुरा की बात करें, एक गरिया नृत्य होता है, ये यहाँ का है। और बिहू असम का है। बिजू त्रिपुरा का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है किस देश में आयोजित किया गया? अगस्त 2022 का जो एशिया का कप है 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट, ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के अंदर इसको मनाया गया था। ठीक है, और ये मैच हुआ था श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया। ये एक विषय पर थी, इसका विषय क्या था? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। आई थिंक 1997 नहीं, सन आई थिंक क्लियर याद नहीं है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया लिखी थी। आई थिंक 1967 या 68 के आसपास लिखी थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 67 है या 68 है, इसी के दरमियान लिखी थी। तो ये किस बारे में लिखी थी? तो इनका देखिए क्या था कि अंग्रेज ने जब रूल कर रहा था वो हमारी जो वेल्थ थी है ना, तो वो हमारे जो भी वेल्थ थी और मनी था वो हमारे देश से बाहर जा रहा था। वो इस तरीके यूज़ कर रहे थे, सारा हमारा जो भी चीज़ें थी सब बाहर जा रही थी। तो सीधा मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, जो हमारा पैसा था वो सारा का सारा कहीं ना कहीं भारत से बाहर जा रहा था। तो इसके खिलाफ उन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, जिसको पब्लिश किया गया था 1901 में। ये 1867-68 में लिखी होगी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए, मेरे माइंड से स्किप हो गया ये, जिससे सारी चीज़ें सेट नहीं रहती हैं। तो
स्थिर अवस्था में एक या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है। यदि एक नियत चाल से चल रहा है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बदल रही है, एक समान चाल है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। अगर ऐसा है तो इसका जो एक्सीलरेशन है एंड टाइम है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर बदलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें इसकी वेलोसिटी के बारे में बताता है, किसी वस्तु की वेलोसिटी के बारे में बताता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए अगर इस, चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस वर्ष में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51 को संविधान में शामिल किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, किस साल में हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका बी ऑप्शन छूट गया है तो 1971 रख देते हैं। अब बताओ, ये 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है आपके 51A में शामिल किया गया था 1976 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भारत जो INC जो कांग्रेस प्रमुख थी इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था इसे। ठीक है, दूसरी बात, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इन्हें भी इसमें जोड़ा गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा DPSP की बात करें, चलो इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इंडिया में। यह है नकुल जैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नकुल जैन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41। ये जो स्वदेशी और बहिष्कार का जो कार्यक्रम था ये चलाया था अरविंद घोष जी ने। ठीक है, अरविंद घोष। चलिए, अच्छा ये स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये स्वदेशी आंदोलन ही है एक हिसाब से। ठीक है, अच्छा 1905 में भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इनके समय में बंगाल विभाजन शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। कब दिया गया था इन्हें पुरस्कार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये दिया गया था 1954 में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1954 में ये इन्हें पुरस्कार दिया गया था राधा कृष्ण जी को। ठीक है, किसमें अच्छा, और इनका जो बर्थडे है 5 सितंबर को होता है, इसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना है आपको। वैसे भारत रत्न किसी भारतीय को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसको स्टार्ट भी कब किया गया था, 1954 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता, यानी इनको पहले दिया गया था। बाकी और है सी राजगोपालाचारी हैं, वैज्ञानिक CV रमन हैं, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी आपको बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात की तटरेखा है वो सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, ओके। ये समुद्र तट, ये जो अरब सागर के साइड में पड़ता है, ये यहाँ पे इंडिया को अगर हम ऐसा करके मेंशन करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर गुजरात आता है यहाँ पे। तो इसकी जो तटीय रेखा है वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी है आंध्र प्रदेश की।
आंध्र प्रदेश की पहले नंबर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो लगभग 973 किलोमीटर के आसपास इसकी तटीय रेखा है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई काफ़ी सारे फिर तो आप देखोगे तो अगर इंडिया में तो इस तटीय रेखा इस तरीके से, तो फिर बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, थ्योरी की वीडियो में, ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी की सभी गैसें हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर सारी गैसें ही हैं, वो किसके अंदर देखने को मिलेगा? ये जो ग्रुप 18 है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सारी गैसें ही देखने को मिलेंगी। इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं या उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा गैसीय कंडीशन में रहती हैं, ठीक। इनको कभी लिक्विड या सॉलिड में नहीं, हमेशा गैसीय, मतलब सारी की सारी गैस हैं, ठीक है। ओके, ऐसे कि इसमें हीलियम, कुछ नाम लिख दिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, रेडॉन। इसमें रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो ये गैसें हैं इनमें होता क्या है, ये पहले तो रंगहीन होती हैं, इसमें कोई रंग नहीं होता, और गंधहीन होती हैं, इसमें कोई गंध भी नहीं होती, यानी कि इसको आप रंगहीन गंधहीन कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही निम्न होता है, ये भी ध्यान रखना है। जो एक्टिविटी होती है ये इनर्ट होती है, तो इनकी अभिक्रियाशीलता भी लगभग ना के बराबर होती है। किसी भी धातु या मेटल से अपनी जो वो है वो नहीं करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी नहीं दिखाते अपनी बिल्कुल भी। किसी वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के परिवर्तन की दर उसका त्वरण है। परिवर्तन की दर किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर या संवेग के परिवर्तन। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा। वेग के परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा के रूप में किसने बनाया था? फारसी लैंग्वेज थी, इसको मुगल दरबार की दरबारी भाषा के रूप में बनाया था अकबर ने, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने इसको बनाया था। अकबर का जो कार्यकाल था वो लगभग 1556 से 1605 तक इनका कार्यकाल रहा है। अकबर ने इलाहाबाद के नाम से एक शहर की स्थापना की थी, यानी कि अकबर ने की थी, इसका नाम इलाहाबाद है अभी, ठीक है, इलाहाबाद इसका नाम है। ये अकबर ने इसकी स्थापना करी थी। दीन इलाही को इन्होंने ही पेश किया था। मनसबदारी प्रथा इन्होंने शुरू करी थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था, ठीक है। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, और सुलह एक कुल की नीति का पालन भी इन्होंने शुरू किया था। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन और भी तैयार होते रहते हैं, ठीक है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण देती है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से ऋण लेती है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। बैंकें अपना पैसा आरबीआई को देती हैं, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, ध्यान देना। बैंकों का एक नियम होता है कि इतना % आपको अपना जो रेवेन्यू है वो आरबीआई में रखना है, तो वो देखते हैं रेपो रेट। और जो बैंकों से पैसा लेती है आरबीआई, तब उसको बोलते हैं, यानी कि तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ध्यान रखना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बहुत ही फिलहाल इस समय जो रिवर्स रेपो रेट है उसका जो % है वो 3.35 है, ठीक है। और जो कैश रिजर्व एक होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई को सीआरआर जो है इसका अधिकार है, ठीक है, जो बैंकों को देना रहता है आरबीआई को, ठीक है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये बैंकों को पैसा देते तो हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ इनके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है आरबीआई के पास, आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार है?
21A की बात करें तो ये शिक्षा का अधिकार होता है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार होता है, यानी भारत के जो भाग थर्ड 12 से 35 है, यानी कि जो पार्ट थर्ड और 12 से 35 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार निहित है हमारे पास। 21 से शिक्षा का अधिकार है, ध्यान रखना है आपको। राइट टू एजुकेशन, अच्छा राइट टू एजुकेशन ये चला कब से था, लागू कब से हुआ, 2009 से, ध्यान रखना। अगर 2000 पूरा डेट पूछे तो 4 अगस्त 2009 से राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। ओके, जो संविधान संशोधन है वो है 86वां संविधान संशोधन है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इसको ऐड किया गया था 21A को, राइट। कुछ चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता की बात करें 19 से 22 के बीच में बात करते हैं। शोषण के बीच जो अधिकार है उसकी बात करें वो है आपका 23 से 24 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि हम कुछ भी किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो ये 25 से 28 के बीच में बात करी गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह अगर कुछ करना चाहें उसको करें तो उसके लिए अधिकार हमें 29-30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचार की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, नोट करते रहिएगा अपने पास नोटबुक में। भारतीय मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भारत का स्थान 2022 में 131 से फिसलकर किस स्थान पर आ गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल इस समय 132 नंबर पे आ गया है। क्यों, देखिए HDI जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 3 चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये एजुकेशन आपकी, ठीक, एजुकेशन कैसी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है इनकी, ठीक है, और बाकी जो एक तो एजुकेशन हो गई, ठीक है, दूसरा पर कैपिटा इनकम इनकी क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इनकी आगे डेवलपिंग की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी रही है। हम्पी कहाँ है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये हम्पी कर्नाटक के अंदर है। हम्पी जो आपके विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन देखते हैं राष्ट्रकूट, ठीक है। हाँ, तो कर्नाटक हम्पी की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य जो रूइन हुआ था, बर्बाद हुआ था, उसके कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एज ए क्विज आप ले सकते हो, अभी फिलहाल हमारे पास 50, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर 25 MCQ आपके साथ डिस्कस किए हैं। 25 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ थे जो SSC में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट जो भी रहेगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारे साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आज रिकॉर्डेड वीडियो है, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट टाइम से आपको यहाँ पर लाइव वीडियो मिलेगी कल से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।